नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपके फाइनेंशियल लाइफ में कौन से बैंक्स सबसे अच्छे रहेंगे और ये कौन आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज इनसे मिलेगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो ओन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ओन किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि आपके लाइफ में आपके फाइनेंशियल लाइफ में कौन से बैंक्स आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे और आपके जो मनी है उसको ग्रो करने में ज़्यादा ध्यान देंगे और आपके एक फाइनेंशियल लाइफ को और अच्छा बनाएंगे, जिससे ना आपको कुछ अफेक्शन हो ना फिर आपके फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लो हो। तो ये बैंक्स कौन कौन से बैंक्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो कौन ऐसे अच्छे बैंक्स हैं जो लोग मिनिमम चार्जेस या फीस कॉस्ट करते हैं। ऐसा तो प्राइवेट सेक्टर में हाई चार्जेस कॉस्ट करते हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक से एक मिनिमम कॉस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि एक उन्हें पब्लिक वेलफेयर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट रूल करती है उन्हें। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो ओन किया जाता है एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो फाउंडर हैं वो है उदय कोटक, जिन्होंने कोटक ग्रुप की शुरुआत की थी। तो हम बात कर लेते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है इनमें डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से ऐसे डिफरेंस है जिससे पब्लिक सेक्टर अच्छा है या फिर प्राइवेट सेक्टर अच्छा है। तो पहला पॉइंट है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो बहुत ही ज़्यादा हाई चार्जेस कॉस्ट करते हैं अपने कस्टमर्स से। यानी अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन फीस, ओपनिंग बैंक अकाउंट फीस जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो आपसे बहुत ही ज़्यादा लेती हैं। आपको मिनिमम बैलेंस उनमें अराउंड 10,000 से 15,000 तक आपको उनको रखना ही पड़ेगा। आप उन पर अगर नहीं रखते हो तो वो आप एक मेंटेनेंस कॉस्ट लगाते हैं कि जब आप अपना पैसा रख रहे हो बैंक अकाउंट में तो आपको वो कुछ परसेंट आपको बैंक को देना पड़ता है एज अ मेंटेनेंस फी। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि एसबीआई या पीएनबी बैंक्स, ये भी चार्ज करती हैं पर एक बहुत ही मिनिमम चार्जेस करती हैं, जिससे ये तो उनके कस्टमर को भी फ़ायदा हो और उनका भी फ़ायदा हो। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं वो एज पर अमाउंट जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा कॉस्ट करते हैं बड़े ट्रांजैक्शन पे। जैसे अगर आपने मान लो आप 50,000 का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस पर आपको अराउंड 200 से 200 रुपये आपको बैंक को देना पड़ेगा एज अ फ़ी, आप अगर ट्रांजैक्शन दे रहे हो तो। और वही आप कर लो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो आपको देना तो पड़ता है फीस, लेकिन बहुत ही कम देना पड़ता है, जिससे कि कस्टमर भी खुश रहता है और बैंक्स भी उनका जो पॉलिसी है वो भी वॉयलेट नहीं होती है। तीसरा कारण है कि उनके कुछ हिडन कॉस्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो हमें आज तक नहीं पता, लेकिन वो हमसे लेते जा रहे हैं। वो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फीस। अगर आप कोई भी सा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उन पर मिनिमम कुछ परसेंट आपको बैंक्स को देना पड़ता है, जो एक बहुत ही एक चैलेंजिंग होता है एक कस्टमर के लिए जिसकी वेजेस थोड़ी कम है। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तो ये चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। और ये एक पॉइंट बनता है जिससे हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन ये चार्जेस हमसे बैंक्स लेती हैं। और भी बहुत सारे चार्जेस हैं जो हमसे बैंक्स लेती है, लेकिन हमें पता ही नहीं, उसकी कोई भी खबर नहीं है कि हमसे ये कॉस्ट क्यों लिए जा रहे हैं और हम क्यों ये इन चार्जेस को पे कर रहे हैं। चौथा कारण है कि लोन अमाउंट और इंटरेस्ट। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो एक मिनिमम लोन इंटरेस्ट देती है अपने कस्टमर्स को, जिससे कि कस्टमर भी खुश रहे और उनका भी फ़ायदा होते रहे। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कस्टमर ही हैप्पी रहे और हम लॉस में जाते रहे। इस वजह से जो इंटरेस्ट रेट हैं वो थोड़े कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़े ज़्यादा क्या मतलब कि इतने ज़्यादा देते हैं कि, और वो चार्जेस होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जिससे अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो आपको अगर आप 10% या 15% का लोन है आप पे तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब आप उसे पे करने जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा बैंक्स को। और इधर ही हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो आपको पे करना पड़ेगा, एक मिनिमम कॉस्ट ही पे करना पड़ेगा। तो ये एक कारण बन जाता है। और ये और पांचवा कारण होता है पुअर सर्विसेज और क्वालिटी ट्रांजैक्शन। माना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़े हाई चार्जेस कॉस्ट करते हैं, थोड़े प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी जो सर्विस है बहुत हाई क्वालिटी होती है, हाई परफॉर्मेंस होती है और फास्ट इफेक्टिव होती है। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बैंक की बात करें तो आज के जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे एसबीआई, पीएनबी बैंक, इनकी भी आज सर्विस बहुत ही फास्ट है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें जैसे कि एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, आईसीआई, आईडीबीआई, ये सब सारे बैंक्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट
सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जिससे कि जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े उनसे खुश रहें और बार बार उनसे ट्रांजैक्शन होता रहे और उनको एक प्रॉफिट मिलता रहे, जिससे ये बैंक्स हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, जो एक थोड़े अच्छे जिनकी सैलरी है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपना जो भी अकाउंट हमें ओपन करें, चाहे वो करंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो। अगर आप स्टार्टिंग हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक से में जाओ, कि वहाँ जीरो बैलेंस से आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे कि SBI हो, PNB बैंक्स हो, ये आपको बहुत ही अच्छे सर्विस भी देंगे और फास्ट सर्विस देंगे और लो चार्जेस आपसे लेंगे। और अगर आप जाते हो प्राइवेट सेक्टर तो आपको थोड़े ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे थोड़ा, और आपको फाइनेंशियल लाइफ में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मैं तो मेरा सजेस्ट ये है कि आप अगर बैंक अकाउंट खोल लो स्टार्टिंग्स में या फिर सेविंग या करंट, तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक से में जाओ, ये कारण बन जाते हैं। तो एक कारण और है जिससे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छे माने जाते हैं प्राइवेट सेक्टर से, वो है कि जो कंपैरिजन जो किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, कि हाई चार्जेस, जो लो वेजेस के जो थोड़े लोग होते हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर में दिया जाता है, जिससे कि उन्हें एक मिनिमम चार्जेस दिया जाए, लो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है। पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी यही हाल है, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं और वो हमसे इतना पैसा खींचते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपके बैंक से आप पर ट्रांजैक्शन फीस आपसे ली जाती है। अगर आपने आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो आपसे एक ट्रांजैक्शन फीस लेगी, बैंक आपसे फीस लेगी, लॉजिस्टिक्स वाला फीस लेगा, इतने सारे फीस तो आपके पास बहुत ही कम बचता है। इसलिए बैंक्स ज़्यादा प्रेफरेंस देती है कि हमारे जो कंपनी है उसमें बिजनेस पीपल आए, थोड़े हाई स्टैंडर्ड्स पीपल आए, जिससे जो बैंक का प्रॉफिट है वो और बढ़ सके। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप दो ऐसे बैंक है जिन्हें आप प्रेफरेंस दो। पहला है इंडसलैंड बैंक और दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। ये दोनों बैंक है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, लेकिन बहुत ही मिनिमम कॉस्ट अपने कस्टमर से चार्ज लेती हैं और अच्छे सर्विस देती हैं। अगर हम कंपेयर करें HDFC, एक्सिस, ICI, बंधन बैंक, ये सब सारे बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं हमसे, जिससे हमारे फाइनेंशियल लाइफ में एक बहुत ही बड़ा अफेक्ट करता है, जिससे हम थोड़े अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद थोड़े बैंक्स को ही चले जाते हैं। तो ये एक कारण बनता है। एक और इन्फ्लेशन और ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उसी के साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, यानी महंगाई। अगर आपके पास 1 लाख आज है 2025 में, अगर उसी को आप 2030 में कुछ खरीदने जाओ तो आप उस 1 लाख से सिर्फ और सिर्फ 70 to 60,000 ही का सामान खरीद सकते हो। इससे पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और बैंक हमसे इतने सारे चार्जेस लेंगे तो हमारे फाइनेंशियल लाइफ पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ ज़्यादा होता है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, जिससे माना जाता है कि लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर में बैंक ओपन करें, लेकिन जैसे जैसे उनकी वेजेस, सैलरी या फिर उनका इनकम बढ़ता है वो शिफ्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे, जिनको फिर वो ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे उनको लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब सारे में लोग फंस के रह जाते हैं, जिनको हमेशा लोन चुकाना रहता है। फिर उसी में लोग फंस के ही रह जाते हैं और आगे का वो ग्रोथ नहीं कर पाते अपने फाइनेंशियल लाइफ में। तो इन सारी चीज़ों से हमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि हम थोड़ा, अगर हम स्टार्टिंग में हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं और बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाना चाहिए और उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि वो हमसे थोड़े लो कॉस्ट और ज़ीरो बैलेंस से अकाउंट ओपनिंग करने का परमिशन देते हैं। तो इसलिए सरकार भी कहती है कि आप सबसे पहले हमारे बैंक्स को प्रेफरेंस दो, जिससे हम आपको फ़ायदा देंगे। तो इस वजह से लोग का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कंपेरेटिवली पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़े से हाई चार्जेस फीस करते हैं, लेकिन प्रीमियम चार्जेस फी करते हैं। लेकिन अगर आपके पास हाई इनकम है, हाई रेवेन्यू आता है, आप एक थोड़े बड़े, आपका बिजनेस बहुत बड़ा है या फिर आपकी जॉब है जिसकी सैलरी थोड़ी अच्छी आती है, तो आप स्ट्रेट अवे जाइए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी सर्विसेज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। वो कस्टमर को देखते हैं कि हमारा कस्टमर हमारे सर्विसेज से खुश होना चाहिए, जिससे हमारा कस्टमर हमसे हमेशा बना रहे और एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस चलता रहे, जिससे बैंक्स को प्रॉफिट होगा, उन्हें प्रॉफिट होगा और जो उनको इन्वेस्ट करना हो उनसे भी प्रॉफिट हो। तो ये सब कुछ कारण है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़े कम अपने मनी को थोड़ा सावधानी से यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, जिससे ना ही हमारे फाइनेंशियल लाइफ में कोई इफेक्ट हो और ना ही हम कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो। तो आज के इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको बताना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि HDFC, ICI, एक्सिस बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि SBI, PNB में
क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन से बैंक सबसे ज़्यादा बेहतर होंगे, और किन में आपको अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको किस में सबसे पहला अकाउंट ओपन करना चाहिए। और एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो ईएमआई सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है ईएमआई को। अगर आप अमेजोन पे जाएंगे या फिर फ्लिपकार्ट पे, तो आप अगर आईफोन खरीदना तो वहाँ पे आपको सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक की लिस्ट मिल जाएगी। HDFC, एक्सिस, ICICI, IDBI, ये सारे बैंक्स आपको सबसे पहले मिलेंगे इन ईएमआई से। और उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अगर आप देखें तो 8%, 10%, इतने ज़्यादा रहेंगे। तो और लोग कितने थोड़े डम टाइप का बिहेव करते हैं कि इतने सारे कॉस्ट हमसे लिए जाए तो हम क्यों ईएमआई पे खरीद रहे हैं। हमें तो थोड़ा अगर हम मूड भी करें तो हम अपने इनकम को बढ़ाते हैं, अपने स्किल सेट को बढ़ाते हैं, अपने अपस्किलिंग करते हैं जिससे हमारी इनकम बढ़े और तब वो हम कुछ मटेरियल खरीद सकते हैं। और जो लो कॉस्ट ईएमआई है उस पर जो लोग हैं वो इतना रिलाई कर जाते हैं। वो उनकी इनकम है 20,000 और वो चीज़ें खरीद लेंगे 2 लाख की, 1.5 लाख की, 2.5 लाख की। बताओ ये कहाँ का कोई कैलकुलेशन हुआ, ये कहाँ का कुछ हुआ। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।